60 साल का बुढ़ा आदमी अपनी 17 साल की पत्नी को हर रात सफ़ेद घोड़े के साथ क्यों सुलाता है, ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये राज जानने के लिए एक दिन रात को मैं मौका पाकर चुपके से उसकी हवेली में घुस गई और वहाँ जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि वहाँ घोड़ा ने। मेरा नाम नैना है। मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मेरे मम्मी पापा ने भी हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट की थी। वह मुझे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और काबिल इंसान बनाना चाहते थे। मैंने 10वीं पास कर लिया था और 11वीं कक्षा के एडमिशन के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। मैंने शहर में एक अच्छे और बड़े स्कूल में एडमिशन लिया और पूरे दिल और दिमाग के साथ मेरी पढ़ाई जारी रखी। मैंने अपनी शिक्षा को पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी और पूरी कोशिशों के बाद मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा था। मैंने स्कूल में कभी कोई क्लास मिस नहीं की थी, जबकि दूसरी तरफ बाकी लड़कियों को पीरियड मिस करते देखा और स्कूल की कैंटीन के बाहर मोबाइल पर हर वक्त लगा देखा। मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि ना जाने यह किस घर की लड़कियां होती हैं जिनके माता पिता उनके लिए इतनी मेहनत और मशक्क़त करते हैं और स्कूल की इतनी महंगी फीस भरते हैं ताकि हमारी बेटियां पढ़ लिख कर काबिल इंसान बने। लेकिन यह सब तो यहाँ खूब मज़े करने में मगन है, जबकि मैं तो एक गांव की लड़की थी और अच्छे कॉलेज से डिग्री हासिल करने के लिए मेरे पापा ने मुझे शहर अपने मासी के घर पर कुछ सालों के लिए भेजा हुआ था। मेरे मासी और मौसा जी बहुत ही अच्छे थे। एक दिन मैं किताबों में खोई हुई थी, तभी मेरे कंधे पर हाथ रखकर पायल हंसकर कहने लगी, क्या यार तुम हर वक्त किताबों में घुसी रहती हो? कभी किताबों की दुनिया से भी बाहर निकल कर तो देखो, दुनिया कितनी हसीन और खूबसूरत है। हाँ, यह जवानी की रंगीनियाँ, वह बड़े प्यारे शब्दों से मुस्कुराते हुए कहने लगी। पायल मेरी मासी की इकलौती और लाडली बेटी थी, जो मेरी बहुत अच्छी सहेली और कजन भी थी। मैंने कहा, नहीं यार, तुम ही जानती हो मेरे लिए पढ़ लिख कर कुछ बनना बहुत ज़रूरी है। मेरे मम्मी पापा की मुझसे बहुत उम्मीदें जुड़ी है। वह मुझे बोली, बस करो यार, मम्मी पापा जैसे अब तुम भी मुझे लेक्चर दोगी? ये पढ़ाई वढ़ाई मेरे तो बस की बात नहीं है और ना ही मुझे कोई शौक़ है। ये तो मैंने मम्मी पापा के कहने पर कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, वरना मुझे पढ़ने लिखने का कोई शौक़ नहीं है। यह कहते हुए मोबाइल चलाते हुए बिस्तर पर लेट गई। इतनी देर में मासी आ गई और कहने लगी, अरे तुम दोनों अब तक जाग रही हो? चलो सो जाओ, वरना सुबह कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। वह दूध के गिलास हम दोनों के लिए टेबल पर रखकर वहाँ से चली गई। दूध पीकर हम दोनों भी सो गए। आधी रात को मुझे किसी के बोलने की आवाज़ मेरे कानों में आई। अचानक मेरी आँख खुली तो पायल मोबाइल पर किसी से गप्पे मार रही थी। मुझे लगा उसके कॉलेज की कोई दोस्त होगी। मैं चुपचाप दूसरी करवट लेकर लेटी हुई थी। बचपन से ही जासूसी की आदत से मजबूर मैं चुपचाप सोने का नाटक करके पायल की बातें सुनने लगी। पायल कह रही थी, जान तुम फिर कब मिलने आओगे? कब हम दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे? मुझे यह सारी बातें सुनकर झटका लगा। यह तो कोई लड़का है। पायल किसी लड़के से बातें कर रही है। यह कोई दोस्त नहीं है। मैं घबराने लगी। मुझे तो पता था कि पायल थोड़ी चुलबुली और चंचल लड़की है, लेकिन वह इस तरह किसी लड़के से बातें क्यों कर रही है, मुझे हरगिज मालूम नहीं था। सुबह सुबह हम दोनों कॉलेज के लिए रेडी होकर मौसा जी की गाड़ी में बैठकर रवाना हुए। मुझे रात से ही बेचैनी थी कि पायल आखिर यह सब क्यों कर रही है, वह भी मासी मौसा जी के पीठ पीछे। मैंने ठान ली थी कि आज पायल से सच मालूम करके ही रहूँगी। पायल मुझसे 2 साल छोटी थी। मैं कैंटीन में बैठकर यही सब सोच रही थी। इतने में पायल की आहट से मैं चौंक गई। क्या हुआ, डर क्यों गई? मैं कोई भूत थोड़ी हूँ, वो कहने लगी। अच्छा सुनो नैना, तुम आज अकेले ही घर चली जाना। मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तुम मम्मी को बता देना, मैं घर शाम तक आ जाऊँगी। यह बात कहकर वह चली गई। सुनो पायल, मेरी बात सुनो। मैं पुकारती रही लेकिन वह वहाँ से चली गई। मैं सोच में पड़ गई। जरूर पायल कुछ तो गलत कर रही है। मुझे उसे रोकना होगा, कहीं वह नासमझी में कोई गलत कदम ना उठा ले। क्या मैं मौसा मासी से इस बारे में बात करूं? नहीं नहीं, अभी नहीं। पहले पायल से इस बारे में बात करती हूँ। पहले पायल से सच तो मालूम हो जाए। कहीं मैं जल्दबाजी में उस बेचारी पर कोई इल्ज़ाम लगाकर उसको बदनाम ना कर दूँ। मैं यह सोचकर बात को नज़रअंदाज कर गई। मैंने जब घर पहुंचकर मासी से पायल के बारे में कहा
कि वह आज घर देर से आएगी। उसे अपनी दोस्त के घर कुछ काम है और मैं खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। शाम के 6 बज रहे थे। अभी तक पायल वापस नहीं लौटी थी। मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी। इतनी देर में कमरे में पायल की आवाज़ आई। यार, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? वह बहुत थकी हुई लग रही थी। मैंने पूछा, कहाँ से आ रही हो तुम? कहाँ थी? वह मुझे घूरने लगी और बोली, यार क्या हो गया है तुम्हें? तुम फिर से मेरी मम्मी बन गई हो। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। मुझे उसकी रात की शॉपिंग वाली बात याद आ गई। मैंने कहा, कौन सी दोस्त? वह दोस्त कोई लड़की है या लड़का? मैंने उसे सवाल करते हुए पूछा। वह ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी और कहने लगी, अच्छा तो तुम रात को छुपकर मेरी और नैतिक की बातें सुन रही थी? मैं उसे तसल्ली से देखकर बहुत हैरान थी और मैंने पूछा, यह नैतिक कौन है? क्या मौसा और मासी जानते हैं उसके बारे में? वह हंसकर कहने लगी, नहीं नहीं, अभी तो नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जान जाएंगे। मैंने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? कहने लगी, अरे यार, तुम तो मेरी इतनी फिक्र करती हो जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? नैतिक कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। वह बहुत अच्छा है। मैं जल्दी मम्मी पापा से उसके बारे में बातें करूँगी और मुझे यकीन है वह भी नैतिक के रिश्ते के लिए कभी इनकार नहीं करेंगे। और आखिर में मैं उनकी इकलौती और लाडली बेटी जो हूँ, और आज तक मम्मी पापा ने मेरी कोई भी बात नहीं टाली है, फिर इस बात को कैसे टाल सकते हैं? ये कहकर वो कमरे से चली गई। हालांकि मैं जानती थी कि हमारे गांव के माहौल और यहाँ शहर के लोगों में बहुत फ़र्क है। यहाँ के लोगों में पसंद की शादी बिल्कुल आम सी बात है, जबकि हमारे गांव के लोग बहुत मासूम और छोटी सोच के होते हैं। वह लड़के और लड़की को दोस्ती तो दूर, उसे एक दूसरे से बातें तक नहीं करने देते हैं और उसको गलत समझते हैं। शायद मैं यूं ही बेवजह पायल को गलत समझ रही थी। शायद मैं गांव से हूं इसलिए मुझे पायल और नैतिक की दोस्ती पर हैरत हो रही थी। फिलहाल दिन यूं ही गुजर रहे थे, लेकिन मेरा दिल न जाने क्यों पायल के लिए बहुत फिक्रमंद था, जबकि वह तो मुझे अब नैतिक से जुड़ी हर बात बताने लगी थी। उसकी दोस्ती नैतिक के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। उसके साथ छुप छुप कर मिलना, रात भर उससे फ़ोन पर बातें करना, मुझे हर पल यही फिक्र लगी रहती थी कि मौसा मासी ने अगर इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया तो क्या होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पायल नैतिक के लिए इतनी दीवानी हो गई है तो वह कोई गलत कदम ना उठा ले। कुछ दिन बाद बीत जाने के बाद एक दिन पायल कॉलेज से घर वापस नहीं आई। शाम से रात हो गई और मौसा मासी का रो रो कर बुरा हाल था। तभी मासी के मोबाइल पर फ़ोन आया। जब मासी ने फ़ोन रिसीव किया तो उधर से आवाज़ आई, माँ, मैं पायल बोल रही हूँ। आप मेरे लिए चिंता मत करना। मैंने एक लड़के से शादी कर ली है और मैं इस लड़के के साथ बहुत खुश हूँ। मासी ने कहा, पायल, तुमने ऐसे शादी क्यों की? हमें क्यों नहीं बताया? पायल ने कहा, माँ, मेरी कुछ मजबूरी थी। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मासी ने दोबारा उसी नंबर पर फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद ना ही कभी पायल का फ़ोन आया और ना ही वो घर आई। कुछ दिन बाद मैं छुट्टियों पर अपने गांव अपने मम्मी पापा के पास जा रही थी, लेकिन उस एक साल में मौसा मासी के साथ जो हालात गुजरे, मुझे उस पर बेहद अफसोस था। मौसा मासी का लगाव पायल के जाने के बाद मेरे साथ बहुत बढ़ गया था, लेकिन मैं भी मजबूर थी। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी और मेरी माँ की गांव में बहुत तबीयत खराब हो गई थी। मुझे जाना पड़ा। जाते समय मौसा मासी बहुत मायूस नज़र आ रहे थे। मासी रोते हुए मेरे गले लगकर बोली, पायल के जाने के बाद तुम ही मेरे लिए मेरे जिंदा रहने की वजह हो और अब तुम भी जा रही हो। मौसा जी कहने लगे, चलो ठीक से जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता, लेकिन तुम तो जानती हो तुम्हारी मासी एक माँ होने के नाते पायल के जाने के बाद बहुत अकेली हो गई है। मैं उसे यहाँ अकेले छोड़ नहीं सकता। अपने मम्मी पापा से मेरा नमस्ते कहना और अपना बहुत ख्याल रखना। फिर ट्रेन आ गई और मैं ट्रेन में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी। मैं सारे रास्ते पायल के ख्यालों में डूबी रही। मुझे भी काफ़ी सदमा लगा कि पायल ने जो किया वह वाकई हमने कभी अपने दिमाग में भी नहीं सोचा था। मैं गांव पहुंच गई। मैं अपने घर लौटकर खुश थी। मेरे मम्मी पापा मुझे देखकर बहुत खुश हुए।
मेरी माँ की तबीयत तो समझो मेरे आने से ही बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। माँ को भी पायल के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ। मैं काफ़ी थक चुकी थी, मुझे आराम की सख्त ज़रूरत थी। मैं अपने कमरे में आराम करने चली गई। मैं अब तक पायल के सदमे से बाहर नहीं आई थी। मुझे नहीं मालूम था गांव में आकर मेरे सर पर बहुत ही जल्द आसमान टूट पड़ेगा। यहाँ तो शहर से बहुत ही अलग माहौल था। औरतों का पर्दे में रहना, औरतों पर जुल्म सितम। कुछ देर बाद मैं उठकर नाश्ता करने के लिए माँ के पास जा रही थी। तभी आंगन में मेरे पड़ोस की सुगंधा बुआ बैठी हुई थी और वह माँ से कुछ ऐसा कह रही थी कि हमारे गांव का मुखिया, वह 60 साल का खड़ूस बुढ़ा, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करके किसी लड़की को अपने घर ले आया है। वही आदत से मजबूर मैं जासूसी के लिए कान लगाए उनकी बातें सुनने लगी। वह माँ से कह रही थी, सुना है वह बुढ़ा बांझ है, इसलिए अब तक उसने शादी नहीं की। लेकिन सुना है उसकी बीवी तो अब गर्भवती भी है। इतनी देर में मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई, नैना देखो कौन आया है, यहाँ आओ, सुगंधा बुआ आई है तुमसे मिलने। मैं फौरन भागकर चली आई। सुगंधा बुआ मुझे देखकर कहने लगी, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है और प्यारी भी। वह मेरे सर पर प्यार करते हुए बोली, और सुनाओ शहर में सब ठीक है? मासी, मौसा जी, मैंने कहा, जी बुआ सब लोग ठीक हैं। और आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? वह कहने लगी, हाँ बेटा, हमारा तो बुढ़ापा है, तबीयत का तो ऐसे ही रहता है, कब मैं ठीक हूँ और कब मैं खराब। उनके जाने के बाद मैं नाश्ता करते हुए माँ से पूछने लगी, माँ, बुआ क्या कह रही थी उस बुढ़े मुखिया के बारे में? वह बात, उसने शादी, उसकी बीबी को गर्भवती, यह सब क्या चल रहा है? माँ ने मुझे डांटा और कहने लगी, तुम आते ही जासूसी करने में लग गई। खबरदार, अगर तुमने कुछ किया इस मामले से दूर रहो। कुछ दिन के लिए आई हो, अपने काम से काम रखो। लेकिन मुझे उनकी बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिलहाल मुझे खेत देखे हुए काफ़ी दिन हो गए थे। मैं खेतों की सैर के लिए चादर लपेटकर घर से निकली। मुझे बहुत सालों बाद खेतों की सैर करना बहुत अच्छा लग रहा था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव की औरतें जो कुएं से पानी भरने लगी थी, आपस में वही बातें कर रही थी जो सुगंधा बुआ हमारे घर आकर माँ को बता रही थी। मैंने फिर से कान लगाए और जांच पड़ताल शुरू की तो औरतों ने बताया, वही बुढ़ा मुखिया सुना है कम उम्र की लड़की को शादी करके घर ले आया और वह लड़की पेट से है। लेकिन समझ नहीं आ रहा है, सारी उम्र तो वो कुंवारा रहा बाज होने की वजह से, और अब उसे बुढ़ापे में ऐसी कौन सी जवानी सूझी है? वह कैसे एक कम उम्र की लड़की को ब्याह लाया है, और तो और वह लड़की गर्भवती भी है। भगवान जाने, यह अमीर लोग और बड़े आदमी हैं, गांव में हर जगह इनका राज है। हम छोटे लोगों की क्या मजाल जो इनके बात पर दखल अंदाजी करे। आखिर वह खड़ूस बुढ़ा गांव का मुखिया जो ठहरा, वह तो कुछ भी कर सकता है। और क्या पता दौलत के लालच में आकर उस लड़की ने भी उससे शादी कर ली हो। यह सब सुनकर मुझे बड़ी हैरानी होने लगी और मेरी जासूसी की आदत जो थी, मेरे दिमाग में हजारों सवाल आने लगे थे कि कहीं कुछ तो जरूर राज है। ऐसा अचानक गांव में यह सब, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं खेत से वापस आकर अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी और यह सोच रही थी कि वह मुखिया है और दौलतमंद भी, लेकिन कैसे इतनी कम उम्र की लड़की से शादी, वह भी यूं ही अचानक? क्योंकि बचपन से गांव में यही मशहूर है कि वह बुढ़ा बांझ था, लेकिन सारी उम्र उसने शादी नहीं की और आज अचानक वह भी इस 60 साल के बुढ़ापे में, और वह भी इतनी कम उम्र की लड़की। और चलो एक पल के लिए मान भी लिया, उस लड़की ने दौलत के लालच में शादी भी कर ली, लेकिन वह गर्भवती कैसे हो गई? यह बुढ़ा तो बांझ है। मैं अपने आप से बातें करने लगी और मन ही मन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई तो मामला है, मुझे उसकी तह तक जरूर जाना ही पड़ेगा। कहीं वह लड़की किसी मुश्किल में तो नहीं है? कहीं उस बुढ़े ने जबरदस्ती उसके साथ शादी नहीं की? नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मुझे सारा सच जानना होगा। गांव में यह सब क्या चल रहा है? मेरे दिल और दिमाग में एक हलचल मची हुई थी और साथ साथ गांव में हर कोई उस 60 साल के बुढ़े और उसकी शादी की बातें कर रहे थे। आग की तरह गांव में बात फैल रही थी। हर तरफ उस मुखिया की शादी के चर्चे सुनाई दे रहे थे। एक दिन मैंने अपनी माँ से फिर से पूछा, माँ, क्या ये वाकई सच है? वह मुखिया 60 साल का बुढ़ा और उसकी शादी? माँ ने हैरानगी से कहा,
हाँ सुना तो वही सब है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वह गुस्से में लाल पीली होने लगी। खबरदार, तुम्हें समझ नहीं आती? तुम्हें पहले भी समझाया था मैंने, लेकिन तुम तो इस मामले के पीछे ही पड़ गई हो। मैंने कहा, अच्छा माँ, बस बस, इतना गुस्सा तो ना करो। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, भला मुझे इन सब से क्या वास्ता। मैंने अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहा। मैं खाना खाकर अपने कमरे में चुपचाप चली गई। अगले ही दिन सुबह फिर से सुगंधा बुआ माँ से कुछ बातें कर रही थी। मैंने छुपकर उनकी बातें सुन ली तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वह कह रही थी, वह बुढ़ा खड़ूस बहुत निर्दयी है। उसने अपनी बीवी को अपनी हवेली में नहीं बल्कि कहीं जानवरों के बारे में रखा हुआ है। मुझे यह सब सुनकर झटका लगा। आप यह क्या नई खबर लाई हैं? माँ ने कहा। लेकिन यह सब आपको कैसे पता? वह कहने लगी। वह बसंती है ना, जो मुखिया की हवेली में काम करने जाती है, वही बता रही थी। बस यह सब सुनकर अब तो मुझे इस बसंती से ही मुलाकात करनी थी। मैंने ठान ली कि अब मैं उस लड़की की मदद जरूर करूंगी। शायद वह किसी मुश्किल में होगी। भला इस तरह कौन अपनी बीवी को जानवरों के बारे में रखेगा? हैरत है। वह बुढ़ा खड़ूस मुखिया है तो क्या मतलब, औरतों पर जुल्म करेगा? यह सब नहीं होने दूंगी। मैं माँ को बिना बताए ही अगले दिन छुपकर पहले सुगंधा बुआ के घर गई और बुआ से कहा, मुझे उस बसंती से मिलना है। उसका घर कहाँ है? वह कहने लगी। भला तुम्हें बसंती से क्या काम है? मैंने कहा, वह काम काज करती है ना। मेरी सहेली की माँ बहुत बीमार है, उसके घर काम करने के लिए बाई की ज़रूरत है। सुगंधा बुआ बसंती का पता बताने लगी। मैं दौड़ी दौड़ी बसंती के घर पहुंची और मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन हो आप? कौन? मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं काम से आई हूँ आपके पास। उसने मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, वह दरअसल मुझे आपसे कुछ काम है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बसंती मुझे अंदर ले गई। वह एक अच्छी उम्र की सेहतमंद औरत थी। वह लगभग 35 साल से इस हवेली में काम करती थी। मैंने उससे जैसे ही इस गांव के मुखिया के बारे में पूछा, वह घबराने लगी। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया कि मैं इस मुखिया के बारे में क्यों पूछताछ कर रही हूँ। लेकिन मेरे बहुत कहने पर जब उसने मुझे सारी बात विस्तार से बताई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं उसकी बातें सुनकर कांप गई कि भला यह सब सच कह रही है या फिर कुछ और सच्चाई है। वह कहने लगी कि मैडम जी, एक दिन वह शादी करके चोरी चुपके उस लड़की को हवेली में लाए थे जिसकी उम्र लगभग 17 साल है। वह लड़की हमेशा चादर में लिपटी पर्दे में ही रहती है, लेकिन वह निर्दयी बुढ़ा उसे जिस दिन से शादी करके लाया है और उसे जानवरों के बारे में रखता है। और तो और जुल्म की बेइंतहा तो देखो, वह हवेली को वारिस देने के लिए उसे जानवरों के बारे में रखता है। लड़की को गर्भवती करने के लिए हर रात एक नई नस्ल का घोड़ा उस लड़की के पास छोड़ आता है, क्योंकि वह खुद तो बांझ है तो खानदान को वारिस नहीं दे सकता। और आज देख लो, वह लड़की देखते ही देखते गर्भवती भी हो गई। ये सुनकर तो मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। मैंने कहा कि क्या आप यह सब सच कह रही हो? मैं उसकी बातों को मोबाइल में रिकॉर्ड कर चुकी थी और मैं यह सब सुनकर वहाँ से चल पड़ी। मुझे पूरा यकीन था वह लड़की जरूर किसी मुसीबत में है, लेकिन उसके साथ बुढ़े की घिनौनी हरकत मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अमीर लोग इतना भी गिर सकते हैं। मैं सारी रिकॉर्डिंग पुलिस के हवाले करके उस बुढ़े को सलाखों के पीछे करना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ और सबूत अभी इकट्ठे करने थे। मैंने हवेली जाकर उस लड़की से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी सारी कोशिश हर बार नाकाम साबित हुई। एक दिन रात के वक्त मैं छुपकर घर से निकली और हवेली की तरफ जाकर खड़ी हो गई। तभी वह बुढ़ा सच में एक घोड़ा को लिए उस बारे की तरफ जा रहा था जहां उस लड़की को रखा हुआ था। अब रोज रात में छुपकर इस बुढ़े की तमाम हरकत को कैमरे में रिकॉर्ड करती। वह हर एक नई नस्ल का घोड़ा उस औरत के पास क्यों ले जाता है? अब तो वह गर्भवती भी हो चुकी थी। आखिर यह सब क्या चल रहा था? मुझे जल्दी इस राज से पर्दा उठाना था। आखिर मुझे अब सिर्फ उस लड़की से मिलकर ही सारी सच्चाई जाननी थी। कैसे वह गर्भवती हुई? आखिर उसके साथ इस तरह हर रात एक घोड़े ने गुजारी और क्यों इस मुखिया ने उसकी जिंदगी को तबाह कर डाला? एक दिन मैं छुपकर हवेली की तरफ गई और मौका देखकर मैं बसंती की मदद से हवेली के पीछे वाले रास्ते की तरफ
जानवरों का बाड़ा था। मैं उसमें चली गई। उस दिन बुढ़ा मुखिया किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ था। मेरे पास यह बहुत अच्छा मौका था। अब इस बात से पर्दा उठा सकती थी। अभी मैंने अंदर कदम रखा ही था, वह लड़की फौरन घबरा गई। उसने मेरी आहट की आवाज़ सुनकर ही अपना चेहरा छुपाकर खुद को चादर में लपेट लिया था। एक कोने में जा बैठी और मुझसे नजरें चुराने लगी। मैं उसे ढूंढने लगी, लेकिन मुझे उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैंने तसल्ली भरे शब्दों में कहा, सुनो, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे पता है तुम इस अत्याचार से घिरी हुई हो। मुझे सारा सच बता दो, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर सकती हूँ। लेकिन वह डरी हुई और सहमी हुई लग रही थी। वह मुझे देखकर चुपचाप बैठी रही। मैंने सोचा, क्यों न मैं उससे सारे सवालात के जरिए मालूमात हासिल करूं। मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन किया। मैंने कहा, क्या इस बुढ़े ने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की है? उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर मैंने कहा, क्या तुम अभी गर्भवती हो? उसने फिर हाँ में सर हिलाया। मेरा अगला सवाल यह था, क्या हुआ बुढ़ा एक बाँझ है? उसने फिर हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा, क्या वह तुम्हें गर्भवती करने और ख़ानदान को वारिस देने के लिए घोड़े लाता था? इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से मैंने यही सवाल किया। वह फिर खामोश रही। मैंने कहा, उसकी घिनौनी हरकत की सज़ा दिलवा कर रहूँगी। वह चुपचाप बैठी थी। मैं फ़ौरन दौड़ती हुई पुलिस के पास पहुँची और पुलिस को सारी बातें बता दी और एक एक करके सारे सबूत पुलिस के हवाले किए। अब मुझे उस दिन का इंतज़ार था जब उस बुढ़े मुखिया को गांव लौटकर आना था और पुलिस को उसको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डालना था। मैं बहुत बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगी। अब तो पुलिस भी हमारे साथ ही गाँव वालों के सामने इस बुढ़े को जलील करना चाहती थी। अचानक उन्हीं दिनों में मेरे मौसा मासी गांव आ गए थे मुझे लेने। मेरे कॉलेज की छुट्टियां ख़त्म होने को थी। मासी ने कहा, हमने सोचा दीदी और जीजाजी से भी मिल लेंगे और तुम्हें भी अपने साथ ही शहर ले आएंगे। बस इतने देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और खबर मिली कि गांव का मुखिया यहाँ लौट आया है और उसने हम सब गांव वाले को अपनी हवेली में एक ज़रूरी ऐलान सुनाने के लिए दावत दी है। बस ये सुनते ही मैंने पुलिस को फ़ोन किया और शाम होते ही सब गांव वाले हवेली में जमा हो गए थे। मौसा मासी और मेरे मम्मी पापा इस बात को जानते थे। मैं पुलिस के हाथों इस बुढ़े को गिरफ्तार करवाने वाली हूँ और उस लड़की को आज़ाद करवाने के लिए गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि मैं सबको इस बुढ़े की घिनौनी हरकत की सच्चाई बता चुकी थी और सारे गांव वाले उस लड़की को आज़ाद करवाने के लिए मेरे साथ जमा थे। इतनी देर में मुखिया कोई ज़रूरी ऐलान करता। वहां पुलिस पहुंच गई और उस बुढ़े को हथकड़ी लगाते हुए वहां से ले जा रही थी। इतनी देर में चादर में छुपी हुई वह लड़की वहां पहुंची, जो कि बुढ़े की बीवी थी। उसने सख्त शब्दों में कहा, रुको। मैं उस लड़की की जानी पहचानी आवाज़ सुनकर दंग रह गई। जैसे ही मैंने मुड़ कर देखा, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे आंखें फटी की फटी रह गई। वह तो कोई और लड़की नहीं बल्कि हमारी पायल थी। पायल को अचानक इतने दिनों बाद देखकर हम सब पर कयामत ही टूट पड़ी। ये क्या हो रहा है? और वह लड़की कहाँ गायब हो गई जो बुढ़े की बीवी थी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत घबरा गई थी। वह कहाँ चली गई थी? अचानक पायल और उस लड़की का गायब हो जाना। फिलहाल मैंने पुलिस से कंप्लेन वापस ली और बुढ़े को छुड़वा दिया। पायल का कहना था कि वह खुद गांव वाले को सारी सच्चाई बताएगी। मौसा और मासी तो हैरत में आ गए थे पायल को इस हालत में देखकर। इतने सालों बाद पायल को देखकर बहुत खुश हुए थे। मासी तो पायल को प्यार से चूमने लगी। मेरी बच्ची, तू कहाँ थी? कहीं पायल की हालत का जिम्मेदार यह बुढ़ा तो नहीं? फिर मेरे दिमाग में लाखों सवाल पैदा होने लगे। पायल अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश हुई और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने नैतिक की बातों में आकर घर से भागकर नैतिक से शादी कर ली थी। मेरे दिमाग में आया, मैंने एकदम से कहा, पायल, कहीं यह नैतिक मुखिया तो नहीं? वो कहने लगी, नहीं नहीं, नैतिक एक धोखेबाज लड़का था। उसने मुझे धोखा दिया और जब मैं गर्भवती हुई तो इस बच्चे को उसने नहीं अपनाना चाहा और मुझे धोखा देकर चला गया। मुझे इस गांव में नैतिक ही लाया था। जब मैं यहाँ आई तो खुद को छुपाकर रहने लगी। नैतिक मुझे यहाँ अकेला तन्हा बेसहारा छोड़कर चला गया। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, लेकिन उस वक्त मेरी मदद इन्होंने की। उसने मुखिया की तरफ उंगली उठाकर इशारा किया। वह बहुत नेक इंसान है जिसने मेरी मदद की।
मुझे यहाँ जमाने से छुपाकर इस हालत में सबकी नज़र से दूर रखा, और यह सब मेरे ही कहने पर, क्योंकि मैं जमाने के सामने नहीं आना चाहती थी। क्योंकि यह दुनिया घर से भागी हुई लड़की को किस नज़र से देखती है, यह हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। यह मेरी और नैतिक की शादी पर यकीन नहीं करते, क्योंकि इस बच्चे को जब उसके सगे बाप ने मानने से इनकार कर दिया तो ये समाज इस बच्चे को कैसे अपनाते। और वह घोड़े वाली बात मैंने एकदम सवाल किया तो पायल कहने लगी, मैंने कहा ना कि जमाना एक मुंह 10 बातें। बस जैसे मेरे इस हवेली में आने की भनक लगी, दुनिया वालों ने उसे अफवाहें ही बना दी कि मुखिया की शादी कम उम्र की लड़की के साथ और घोड़े के साथ रात, और वह वगैरह वगैरह बहुत ही घिनौनी बातें सुनने को मिली। जबकि इस आदमी ने मेरे सर पर बाप बनकर हाथ रखा और मुझे यहाँ हवेली में छुपा कर रखा है, और वह घोड़े उनके अपने हैं जिससे वह हर रोज़ खरीद कर अपना शौक़ पूरा करने के लिए यहाँ लाते हैं। यह उनका शौक़ है, घोड़ा को पालना और उनकी देखभाल करना। मैंने कहा, लेकिन पायल, तुम उस दिन क्यों चुप रही? जब मैं छुपकर तुम्हारे पास मिलने आई थी तब भी तुमने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? पायल ने कहा, मैं गलती की थी और तुम्हें देखकर डर गई। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने हर बात का हाँ हाँ में जवाब दिया। पायल की बातें सुनने के बाद मैंने सबसे माफ़ी मांगी, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि मैं यहाँ सब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा थी। मैंने गांव के मुखिया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। वह कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वह भी यही करता। यह सच है कि मैं एक बांझ आदमी हूँ और सारी ज़िंदगी मैंने शादी नहीं की। मेरी अपनी औलाद तो नहीं है, लेकिन इस बच्ची पायल को देखकर मुझे अपनी सगी औलाद जैसा एहसास हुआ, और मैंने उसके सर पर बाप बनकर हाथ रखा और इसे अपनी हवेली में सबसे महफूज जगह बारे में रखा, जहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। पर ना जाने कैसे उस बसंती को इस लड़की के बारे में पता चल गया, और उसने तरह तरह की बातें गाँव में जाकर आग की तरह फैला दी, जबकि सच्चाई उससे बिल्कुल अलग थी। सच कुछ और था। अब गांव वाले के दिल भी मुखिया जी के लिए बिल्कुल साफ हो चुके थे। वह सब जान गए थे कि हर इंसान जो दिखाई देता है जरूरी नहीं वह हर बार गलत हो। कभी कभी बाहर से सख्त दिल रखने वाले लोग अंदर से उतने ही नरम दिल होते हैं। हम लोग पायल को लेकर घर आ चुके थे। हम लोगों ने पायल को माफ़ कर दिए थे। वह अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थी और मुझसे कहने लगी, नैना, तुम मुझे हमेशा सही बात समझाती थी, लेकिन मैं गलत राह की तरफ चल पड़ी थी और अपनी एक गलती की सज़ा इस तरह भुगत चुकी हूँ। मेरी और हिम्मत नहीं है। बस यह बच्चा दुनिया में आ जाए, मैं इसको एक अच्छी परवरिश दूंगी और उसे एक नेक इंसान बनाऊंगी। कुछ दिन बाद पायल ने एक बेटी को जन्म दिया और उसके बाद वो बेटी की देखरेख करने के साथ साथ सरकारी नौकरी की भी तैयारी करने लगी, और आज पायल एक बहुत बड़े पोस्ट पर नौकरी करती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।